नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत करता हूं आपका कलेक्टर जी पर। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सहार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। मतलब ज़िंदगी हमेशा जीत का स्वाद चखने नहीं देगी, कई बार हमारी हार भी होगी। लेकिन वही तो एक अच्छी बात है, क्योंकि तभी जो ज़िंदगी की किताब है वो इंटरेस्टिंग बनेगी। जहाँ पर कई चैप्टर्स जीत के होंगे तो कई चैप्टर्स हार के भी होंगे, तभी वो किताब इंटरेस्टिंग बनेगी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है 9 मार्च 2023। देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 3 मार्च, 4 मार्च, 6 मार्च, 8 मार्च। तो इसका आंसर है 8 मार्च। 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है ताकि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके। इस बार की थीम क्या है, मतलब कि विषय क्या है? डिजिट ऑल, लैंगिक समानता के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार। अब देखिए ये 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, तो अगर इसके लिए हम लोग थोड़ा अतीत की बात करते हैं तो सबसे पहले 1908 में न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में लगभग 15,000 महिलाओं ने प्रदर्शन किया था। और वो प्रदर्शन किस लिए किया था? ताकि उनकी कुछ मांगें थी, जैसे कि काम के जो उनके घंटे थे उनको कम किया जाए, उनको मताधिकार मतलब कि वोट देने की मांग थी उनकी एक। तो ये एक तरीके से बीज बो दिया गया था कि महिलाएं भी अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो सकती हैं या हो रही हैं। उसके बाद उसके अगले साल 1909 में अमेरिका में एक पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी। उसने पहली बार महिला दिवस मनाने का ऐलान किया था। और वो महिला दिवस कब मनाया गया था? 28 फरवरी 1909 को। ये डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है 28 फरवरी 1909, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका के लिए था जो न्यूयॉर्क शहर में मनाया गया था। अब ये अमेरिका के लिए हो गया। अब आधिकारिक तौर पे, ऑफिशियल तौर पे 1975 में, कब? 8 मार्च 1975 को। ये देखिए लिखा है 8 मार्च को ही, क्यों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 8 मार्च 1975 को पहली बार आधिकारिक तौर पर महिला दिवस को मान्यता दी गई थी। तभी से हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आधिकारिक तौर पे किसने मान्यता दी थी? संयुक्त राष्ट्र ने। कब दी थी? 8 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन की मेज़बानी किस राज्य द्वारा की जा रही है? राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन की मेज़बानी। ऑप्शन है नई दिल्ली, गोवा, मुंबई, गुजरात। तो इसका आंसर है गोवा। गोवा में 23वें, कौन से क्रम का है? 23वें क्रम के राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह 5 मार्च से 9 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो डेट्स लिखी होती है ना, 5 मार्च से 9 मार्च, या फिर कितने दिवसीय ये आयोजन होगा, तो ये सब तो इम्पोर्टेंट होता नहीं है। ये सिर्फ हमारे एक आइडिया के लिए लिखा होता है डेट, जिससे हमें एक आइडिया मिल सके। इस राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो गोवा के राज्यपाल ई श्रीधरन पिल्लई। गोवा के राज्यपाल ई श्रीधरन पिल्लई के द्वारा इस कानून सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस कानून सम्मेलन में और कौन कौन शामिल हुआ था? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू। ठीक है, इस सम्मेलन में 52 देशों के 500 प्रतिनिधि उपस्थित हैं। अब ये 52 देशों की, ये 52 टर्म कहाँ से आ रहा है? तो देखिए राष्ट्रमंडल लिखा है। ठीक है, राष्ट्रमंडल देश वर्तमान में कितने हैं टोटल? 54, 54 राष्ट्रमंडल देश हैं। राष्ट्रमंडल देश कौन से देश होते हैं? वो ऐसे देश जिन पर ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम ने कभी न कभी शासन किया हो। भारत भी एक राष्ट्रमंडल देश है ना? तो वो ऐसे टोटल 54 देश हैं, 54। लेकिन यहाँ पे इस सम्मेलन में 52 देश ही आए थे। अब वो किसी रीज़न से दो देश और नहीं आए होंगे। तो इस सम्मेलन में 52 देशों के 500 प्रतिनिधि उपस्थित हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन जो मनाया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रमंडल देशों के वकीलों, न्यायाधीशों, कानूनी शिक्षाविदों और कानूनी चिकित्सकों को एक साथ लाना है ताकि वो कानून की कुछ प्रमुख बातों पर चर्चा कर सकें। अगर बात करें गोवा की, तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। मुख्यमंत्री यहाँ के प्रमोद सावंत,
राज्यपाल हैं ई श्रीधरन पिल्लई, जिन्हें मेट्रो मैन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेट्रो मैन के नाम से भी जाना जाता है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है, क्षेत्रफल के आधार पर है, गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पे, और अगर जनसंख्या के आधार पे बोला जाए तो वो है सिक्किम। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है गोवा में? वो है मोलेम, MOLEM, मोलेम नेशनल पार्क है गोवा में। और अभयारण्य कौन से हैं? भगवान महावीर अभयारण्य और सलीमली पक्षी विहार अभयारण्य, ये है गोवा में अभयारण्य। नदी कौन कौन सी बहती है गोवा में? प्रमुख नदियाँ मांडवी और जुआरी, ये कुछ प्रमुख नदियाँ हैं गोवा की। देखिए ये गोवा का मैप है। अब गोवा के पश्चिम की तरफ कौन सा सागर है? अरब सागर। ठीक है, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, यहाँ पे है। और गोवा की सीमाएं कौन कौन से और राज्य से लगती हैं? तो ये लग रहा है महाराष्ट्र से, और इस तरफ लगता है कर्नाटक से, 2 राज्यों से लगती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में हुए मेघालय राज्य के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है? ऑप्शंस हैं NPP नेशनल पीपल्स पार्टी, BJP भारतीय जनता पार्टी, NDPP या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब ये उपरोक्त में से कोई नहीं क्यों है? क्योंकि मेघालय विधानसभा चुनाव में गठबंधन सरकार ने बहुमत प्राप्त किया है। ठीक है, किसी एक भी स्पेसिफिक पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। देखिए चुनाव कब हुआ था? 27 फरवरी को। मेघालय का चुनाव हुआ था 27 फरवरी को, जिसका परिणाम आया 2 मार्च को। रिज़ल्ट डिक्लेयर किया 2 मार्च को। अब ये रिज़ल्ट का स्टेटस अगर यहाँ से हम लोग एक बार देखते हैं इस टेबल से, तो देखिए कुल सीट कितनी है? 60, विधानसभा सीट 60 है। तो बहुमत के लिए कितने चाहिए? 31, है ना। 50% प्लस 1 चाहिए होता है, 50% प्लस 1 अधिक, तो 31 सीट चाहिए किसी भी एक पार्टी को। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं टोटल में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो कोई भी एक सिंगल पार्टी नहीं है जिसे 31 सीट मिली हो। एक पार्टी है जिसने मैक्सिमम सीट पाई है, तो वो है ये, कौन सी है? नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक है, जो मेघालय की प्रमुख पार्टी है, उसी ने 26 सीट प्राप्त की है, लेकिन इसने भी बहुमत प्राप्त नहीं किया है। इसीलिए यहाँ पे गठबंधन सरकार ने बहुमत प्राप्त किया है। तो गठबंधन किसने किसने बनाया है? तो वो है, एक तो यहाँ पे हो गया नेशनल पीपल्स पार्टी, एक है भारतीय जनता पार्टी, और वैसे ही 2-3 और पार्टियाँ हैं। तो मुख्य यही दोनों पार्टी हैं जिन्होंने गठबंधन सरकार बनाया है और बहुमत प्राप्त कर लिया है। अब चुनाव तो हो गया 27 फरवरी को, परिणाम आ गया 2 मार्च को। अब यहाँ पे कुल विधानसभा सीट कितनी है मेघालय में? 60 है, जिनमें 59 सीटों पर चुनाव हुए थे। एक सीट पर किसी कारणवश चुनाव नहीं हुआ होगा। प्राप्त विधानसभा चुनाव परिणामों के आधार पर कोनराड संगमा लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहे हैं? तो वो है कोनराड संगमा, और लगातार दूसरी बार बनने जा रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। NPP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पीपल्स पार्टी। चलिए अगर बात करते हैं मेघालय की, तो मेघालय भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। यहाँ की राजधानी क्या है? शिलोंग। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा, जो कि अभी मतलब वापस से बनेंगे। यहाँ के राज्यपाल है फागू चौहान। मेघालय में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? बालपक्रम, नाकरेक, ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। और मेघालय में पहाड़ियों की बात की जाए तो गारो, खासी, जयंतियाँ, ये पहाड़ियाँ हैं। और शिलोंग में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेघालय के शिलोंग में असम राइफ़ल्स का मुख्यालय है। असम राइफ़ल्स का मुख्यालय है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में हुए नागालैंड राज्य के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है? ऑप्शंस हैं NPP नेशनल पीपल्स पार्टी, BJP भारतीय जनता पार्टी, NDPP या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें भी नागालैंड विधानसभा चुनाव में गठबंधन सरकार ने ही बहुमत प्राप्त किया था, और इसका भी चुनाव 27 फरवरी को ही हुआ था। परिणाम मतलब रिज़ल्ट इसका भी 2 मार्च को ही डिक्लेयर किया गया। देखिए यहाँ का भी अगर हम लोग टेबल की तरह एक बार देखें, तो टोटल 60 विधानसभा सीट है, जिसमें से मैक्सिमम जो सीट है वो एक पार्टी को मिली है। ये 25 सीट एक पार्टी को मिली है, वो है NDPP नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। ठीक है, और ये नागालैंड की प्रमुख पार्टी है।
तो नागालैंड में भी कुल 60 विधानसभा सीट हैं और मेघालय में भी कुल 60 विधानसभा सीट हैं। वहाँ पे 59 सीटों पे चुनाव हुए थे, यहाँ पे 60 सीटों पे चुनाव हुए पूरे। और प्राप्त विधानसभा चुनाव परिणामों के आधार पर नागालैंड में नेफ्यू रियो पाँचवीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब देखिए वहाँ पे मतलब सेम क्या क्या है दोनों में। मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव एक साथ हुए 27 फरवरी को। चुनाव का परिणाम एक साथ आया 2 मार्च को। विधानसभा सीट दोनों की कितनी है? 60 दोनों की 60 है, ठीक है। अब मेघालय में मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहे हैं? बात कर रहा हूँ मेघालय की। तो वहाँ पे कौन बनने जा रहे हैं? कॉनराड संगमा दूसरी बार। उनकी पार्टी का क्या नाम है? NPP, नेशनल पीपल्स पार्टी। और नागालैंड में कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? नेफ्यू रियो, ठीक है। और ये 5वीं बार बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। इनकी पार्टी का क्या नाम है? NDPP, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। ये नेशनल है या नेशनलिस्ट है? आई थिंक नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। बात की जाए नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? नेफ्यू रियो, मतलब बनने जा रहे हैं तो 5वीं बार। राज्यपाल है ला गणेशन। राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में कौन सा है? इंटाकी या इटांकी राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ का एक फेमस माउंटेन है, पर्वत है, सारामती पर्वत, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने डीप वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? समझौता ज्ञापन मतलब कि MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शंस हैं टोटल एनर्जीज, टोटल ग्रुप, टोटल अलायंस, टोटल एक्सप्लोर। तो इसका आंसर है टोटल एनर्जीज। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने टोटल एनर्जीज के साथ गहरे पानी के ब्लॉक की खोज के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये गहरे पानी का ब्लॉक क्या है, इसको समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले देख लें, यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ। ये टोटल एनर्जीज जो है ये एक फ्रेंच कंपनी है, ठीक है। फ्रांस की कंपनी है टोटल एनर्जीज। भारत क्योंकि अपनी ज़रूरतों का, यहाँ पे लिखा है, भारत अपनी ज़रूरतों का 85% से अधिक तेल विदेशों से आयात करता है। 85% से ज़्यादा वो इंपोर्ट करता है तेल को। अब हम एक तरीके से मतलब दूसरों पे ही बहुत ज़्यादा निर्भर है तेल के लिए। तो यहाँ पे ये गहरे पानी के ब्लॉक की खोज लिखा है, मतलब कि समुद्र में तेल के सोर्स खोजना, जहाँ से हम लोगों को तेल मिल सके, जिससे हम लोग दूसरे कंट्रीज़ पे उतना निर्भर मत रहें, ठीक है। यहाँ पे जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, ONGC, तेल को बाहर निकालने का काम करती है। तो टोटल एनर्जीज़ के साथ मिलके, क्योंकि टोटल एनर्जीज़ के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो उनके साथ मिल करके समुद्र में ये लोग खोजेंगे सोर्स तेल के और उसको बाहर निकालेंगे भारत के लिए। समझौता ज्ञापन भारत के पूर्वी तट से दूर महानदी के लिए है और अंडमान में गहरे पानी के ब्लॉक के विकास के लिए किया गया है। तो एक तो हो गया महानदी में और एक अंडमान में गहरे पानी के ब्लॉक के लिए। ये 2 जगह पे तेल के सोर्स खोजे जाएंगे। इससे होगा क्या? आयात पर निर्भरता कम होगी हमारी। इंपोर्ट जो हम लोग इतना करते हैं, 85% से भी ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमारी दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। आयात पर निर्भरता कम करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ताकि इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ाया जा सके। बात करें अगर ONGC की, तो ONGC का फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह। तो ONGC जो है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका मुख्य काम है तेल और प्राकृतिक गैस की खोज करना और उनको एक्सट्रैक्ट करना, मतलब कि बाहर निकालना। भारत में ONGC के द्वारा, चाहे वो प्राकृतिक गैस हो चाहे वो तेल हो, लगभग 80% अकेले ONGC के द्वारा ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मतलब कि ऑन एन एवरेज 80% तेल और प्राकृतिक गैस ONGC के द्वारा ही निकाला जाता है बाहर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा पहली बार उच्च समुद्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं? हाई सी ट्रीटी। तो ऑप्शंस हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र, या फिर OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग
कंट्रीज़। तो यहाँ पे ये लोगो दिख ही रहा होगा, तो आंसर है संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा उच्च समुद्री संधि हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने महासागरों की सुरक्षा के लिए पहली बार इस ऐतिहासिक हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। यह संधि पर्यावरणीय चिंताओं पर आधारित है। पर्यावरणीय चिंताओं पर आधारित है कैसे? क्योंकि अगर महासागरों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो पर्यावरण की चिंता हम लोग कर रहे हैं। और महासागरों की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि महासागर दुनिया के एक तो सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र में गिने जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र में महासागर आते हैं, तो उनकी सुरक्षा करनी ज़रूरी है। ठीक है। यह संधि समुद्री जीवन के संरक्षण और प्रबंधन के लिए बनाई गई है। यहाँ भी वही बात लिखी है, यह संधि समुद्री जीवन के संरक्षण और प्रबंधन के लिए बनाई गई है। बात अगर की जाए संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? ये डेट इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोगों को याद रखना है। 24 अक्टूबर 1945। इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है इसका। अगला प्रश्न, इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, गांधीयन एरा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं अरविंद कृष्णा, सुधा चंद्रन, पी ज्योतिमणि, रामा सुब्रमण्यम। तो इसका आंसर है पी ज्योतिमणि। इस पुस्तक के लेखक है पी ज्योतिमणि। इस पुस्तक का विमोचन किया गया था न्यायमूर्ति रामा सुब्रमण्यम के द्वारा। और इस पुस्तक में आज की तारीख में महात्मा गांधी की प्रासंगिकता जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है। और पुस्तक को लोगों के सरल और बेहतर जीवन के लिए युवा पीढ़ी तक पहुंचाना है। बात की जाए अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? ऑप्शन है सुनील छेत्री, सचिन तेंदुलकर, पी.वी. सिंधु, स्मृति मंदाना। तो इसका आंसर है सचिन तेंदुलकर। यहाँ पर है सचिन तेंदुलकर। तो बाकी जो ऑप्शंस हैं, सुनील छेत्री ये फुटबॉल के एक बहुत ही प्रख्यात खिलाड़ी हैं, पी.वी. सिंधु बैडमिंटन की प्रख्यात खिलाड़ी हैं, स्मृति मंदाना क्रिकेट की प्रख्यात खिलाड़ी हैं। देखिए, ये दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर इनको नामित किया गया है। सेवलॉन ने क्रिकेट के महानतम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। इस अभियान के साथ सेवलॉन का उद्देश्य पूरे भारत में तेंदुलकर की लोकप्रियता के माध्यम से अरबों लोगों को उचित तरीके से हाथ धोने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है। सेवलॉन वैसा ही प्रोडक्ट है जैसा कि हम लोग देखते हैं डेटॉल है और बाकी सब है, जिससे कीटाणुओं को मारा जाता है, जिससे हमारे हाथ स्वस्थ रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं। तो उसी चीज़ को और बढ़ावा देने के लिए, ताकि हाथ सुरक्षित रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तभी स्वास्थ्य भी हमारा स्वच्छ रहेगा। तो उसी के लिए सचिन तेंदुलकर को हैंड एम्बेसडर बनाया गया है, ताकि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को देखकर और भी लोग प्रेरित हो सकें। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।